ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक्स वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओमान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कि भाई अगर आप ओमान मूव होना चाहते हैं, आपने रियल एस्टेट बाय कर ली है, अब आप वहाँ जाके करेंगे क्या? ये आज हमारा टॉपिक है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि भाई आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप वहाँ जाके क्या कर सकते हैं? या अगर आप रिमोट काम करते हैं तो आप किस तरह का काम जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ से बैठ के। तो इस पे हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। मोहसिन भाई ने हमारे साथ काफ़ी डिस्कशन किए हैं ओमान की रियल एस्टेट के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, फिर हमने जो ट्रेड इम्पैक्ट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं इस ट्रेड वॉर की वजह से, हमने उन पे भी डिस्कशन किए हैं। तो फिर आज हमने सोचा कि हम थोड़ा-सा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर लें कि भाई अगर कोई जाना चाहता है, अगर कोई यंग बंदा है 30s में, 40s में, वो जाना चाहता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? और अगर कोई लेट 40s में, 50s में जाना चाहता है तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो आज हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। तो मोहसिन भाई, क्या आपकी रिसर्च है अब तक? आपने तो काफ़ी वहाँ पे काम भी किया ना आपने? जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके साथ आपने काम किया मार्केटिंग के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, तो आपको थोड़ी बहुत तो इंटेलिजेंस होगी कि भई वहाँ पे जो किस किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे, कोई जॉब करना चाहे या कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहे, तो उस हवाले से थोड़ी-सी अपनी जो भी आपकी इंटेल है, वो हमसे शेयर कीजिए। यार एक तो मैं डिस्क्लेमर यहाँ दे दूं कि मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस डोमेन का। एक्सपर्ट तो खैर मैं आई थिंक मैं रियल एस्टेट का भी नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इसी तरह से जो बिजनेस वाला सिलसिला है, इसमें भी ये कि जो भी मेरी नॉलेज है या मैंने कुछ जो भी रिसर्च की है, वो मैं भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ओमान जो है वो इज ओपन फॉर बिजनेस। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है ओमान का। और वो जो ओपन फॉर बिजनेस है, वो किसी भी जगह पे हो। फॉर एग्जांपल दुबई ओपन फॉर बिजनेस हुआ था आज से कोई 20 साल पहले, और वो फिर ग्रेजुअली बिल्डअप कर करके दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जगह बन गई है बिजनेस के पॉइंट से। तो इसी तरह से ओमान भी ओपन फॉर बिजनेस है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस वक्त बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली हुई हुई है आफ्टर 2020, कि किसी तरह से जो इकोनॉमी है नॉन ऑयल की उसको डाइवर्सिफाई करे। और जो जो ये पीरियड अभी आया हुआ है जिससे हम सब गुजर रहे हैं, कि एक दफा फिर जीसीसी कंट्रीज जो है वो परेशान हो गई हैं कि जी जब ऑयल की प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारी स्पेंडिंग्स पे फर्क पड़ेगा, हमारे हमारे जो प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अगर अगली दफा ये होगा तो ओमान और कम वनरेबल होगा। तो आई थिंक ये जो पीरियड आया हुआ है जीसीसी कंट्री से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि उनको अपनी डाइवर्सिफिकेशन की जो एफर्ट्स हैं वो इंक्रीज इंक्रीज करनी है। तो मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं मैंने बनाई हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने के लिए। हुँ, हम मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। ठीक है। ठीक है जी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ओमान की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज 2025, इसका हम एक ओवरव्यू देंगे इस दफा। और अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में आप ऐड कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले यासीन से ये बात हो रही थी कि हम थोड़ा सा इसको फॉलो अप भी करेंगे आगे। कुछ लोगों को इनवाइट भी करेंगे जो कि ओमान में रहते हुए काफी अरसे से वहां पे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, ताकि हमें जो ऑन ग्राउंड नॉलेज है वो भी फिर मिल सके। तो ओमान का आई थिंक जो स्टेटमेंट है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट गेटवे है ओमान का, 100% फॉरेन ओनरशिप इन्होंने अलाउ कर दी है आफ्टर 2020 से पहले आपको कफील चाहिए होता था ओमान में कोई बिजनेस करने के लिए। मिनिमम जो है वो आप को उस कफील को 30% देना ही देना होता था। 70% आपकी ओनरशिप होती थी लेकिन 30% उनको देना ही देना होता था। वो रिक्वायरमेंट जो है इन्होंने इलिमिनेट कर दी है। और उसके बाद जो जीरो टैक्स अपॉर्चुनिटीज हैं सर्टेन चीजों के अंदर, वो भी काफी अट्रैक्टिव हैं। और वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हैं। वो हम देखते हैं आगे जीरो टैक्स अपॉर्चुनिटीज हम किसको कह रहे हैं। अच्छा, हमारा एजेंडा ये है कि पहले हम वही बात करेंगे कि ओमान क्यों, और ओमान अभी क्यों, अभी ऐसी क्या खास बात है जो पहले नहीं थी। दूसरा देखेंगे मैक्रो आउटलुक, कि ओवरऑल जो इस वक्त आउटलुक है ओमान का, जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हैं या रेटिंग कंपनीज हैं, उनके हिसाब से क्या उसका आउटलुक चल रहा है। फिर हम ये देखेंगे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि तैयार हैं, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट आए, और गवर्नमेंट काफी फैसिलिटेट कर रही है उन सेक्टर्स को। फिर हम जरा कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे,
उसके बाद फिर हम रिस्क की बात करेंगे कि क्या-क्या रिस्क हैं ओमान के अंदर। उसके बाद फिर ये बात करेंगे कि हम इस मार्केट में कैसे एंटर हो सकते हैं, रास्ता क्या होगा एंट्री का। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जिस पे आज हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आपने जो ये बात की कि ओमान इज़ ओपन फॉर बिज़नेस, ये हुँ। इटसेल्फ आई थिंक ओमान के लिए काफ़ी बड़ी एक बड़ा एक माइलस्टोन है ना, क्योंकि आज यानी कि 2020 से पहले तो ओमान बिल्कुल क्लोज़ था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, या इस तरह की बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए कि जो 100% फॉरेन ओनरशिप पे आपको ऑफ़र कर रहे हो। ये पहले मेरे ख़्याल में नहीं था ना 2020 से नहीं, पहले? नहीं, 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 उससे पहले नहीं था, उससे पहले आपको लोकल पार्टनर चाहिए होता था 30% हुँ, मिनिमम। आप बगैर लोकल पार्टनर के वहाँ कोई बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन 2020 के बाद फिर इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप जो हैं वो 100% ओनरशिप के ऊपर कंपनीज़ जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ-साथ ये कि फ्री ज़ोन्स तो ये पहले से एस्टेब्लिश कर रहे थे, लेकिन हुँ, अब फ्री ज़ोन्स को उन्होंने और प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और एक नया फ्री ज़ोन जो ऐड हुआ है रिसेंट टाइम्स में, वो है दुकुम का फ्री ज़ोन। इससे जिस पहले पे हमने सोहार, पॉडकास्ट भी किए। हुँ, जिस पे हम पॉडकास्ट भी कर चुके हैं, बिल्कुल। हाँ, और वो उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, वो ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कोई 67-68,000 डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे आपको रेज़िडेंसीज़ दे रहे हैं। हुँ, इसी तरह से सोहार का फ्री ज़ोन है, इसी तरह से सलाला का फ्री ज़ोन है। तो अब उन्होंने एक एक बंच बना लिया है, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कि भई आप फ्री ज़ोन्स में आएँ, इन्वेस्टमेंट्स करें और कंपनीज़ ऑपरेट करें यहाँ पे, और आप फिर मेनलैंड पे जाएँ। तो अब जैसे फ्री ज़ोन में अगर कंपनीज़ आप ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे 0% टैक्स है। ये यानी आप दुकुम कैपिटल में, इनकम पे कर रहे हैं? जी, 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 अच्छा, दुकुम हुँ, में 0% टैक्स है। ठीक है। 30 इयर्स तक टैक्स हॉलिडे है आपको। साल तक आपसे ₹1 नहीं लेंगे वो। आइए, फैक्ट्री लगाइए, जितना पैसा बनाना है बनाइए, जितने पैसे बाहर निकालने हैं वहाँ से, वो निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक दफ़ा आप वहाँ पर अच्छा, करते हैं तो। एम्प्लॉयमेंट की कोई कंडीशन है कि भई आपने जो है कितने परसेंट ओमानी हायर करने हैं अपने बिज़नेस में, ऐसा जी, कुछ है? जी, बिल्कुल, ये वेरी करती है बिज़नेस टू बिज़नेस। हुँ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अलग है, इन्होंने कोटे लगाए हुए हैं हर जगह पे। हुँ, लेकिन अगर कोई बेसिक बिज़नेस की भी बात करें, तो फ़र्ज़ करें अगर आपने 10 लोग रखे हैं अपने बिज़नेस के अंदर और आपका कोई सर्विसेज़ का बिज़नेस है, तो उस 10 लोगों में तकरीबन को 3 ओमानी होंगे। हुँ, तो 30% जो है वो ओमानी होंगे। तो इस तरह से उन्होंने डिपेंड कि वो टाइप ऑफ इंडस्ट्री कौन-सी है, उन्होंने उसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ किया हुआ है। और ये ऑब्वियसली उनको करना मतलब पड़ा है, क्योंकि वो तो करना होगा उनको। अ, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी है और उसको, उस पॉपुलेशन को वो पुश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से वर्कफ़ोर्स में एंटर हो और इंडिपेंडेंट हो, तो इस वजह से उन्होंने ये फैसिलिटेशन उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, दी। हुँ, यार, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सब चेंज हो रहे हैं, हुँ, सब चेंज हो रहे हैं और वो चेंज नीड की वजह से चेंज हो रहे हैं। क्योंकि अगर चेंज नहीं होंगे तो फिर आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि पहले तो तेल का पैसा होता था, तो जो गवर्नमेंट्स थी वो उनको किसी तरह से फैसिलिटेट कर देती थी, राइट? उनके लोन्स माफ कर देती थी, उनको उनको घर दे देती थी सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे होते थे, तेल के पैसे होते थे देने के लिए। अब वो तेल के पैसे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं। तो ये पूरे रीजन के अंदर ये चेंज आया हुआ है, और वो अगर आपको किसी भी जगह का फ्यूचर देखना है ना, तो वही देखिए जो दुबई में है। वो दुबई जो है वो बेसिकली ट्रेल ब्लेज़र है, वो फ्यूचर ऑफ जीसीसी है, जो कि हर कंट्री इवेंचुअली वहाँ जाके खड़ा होगा। तो ओमान में भी ये वाला सिलसिला है कि वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं और ओमानीज़ जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अपनी चीज़ों के अंदर। इवन जो लोग उनको हायर कर रहे हैं, वो भी हुँ, हैं। ऑब्वियसली बहुत अरसे पहले की बात ऐसी ही थी कि इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, बट अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं सारी की सारी। अच्छा, इसमें मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा, वो है ना, व्हाई ओमान, व्हाई नाउ? व्हाई ओमान, व्हाई नाउ? बिकॉज़ ओमान का विज़न है 2040 का, जो इन्होंने 2020 के अंदर दिया था। और ये जो सुल्तान हेतम है, बेसिकली इन्होंने ही ये विज़न पे काम किया है सुल्तान काबूस के दौर के अंदर। तो ये समझिए कि ये विज़न 2040 जो है ना, ये नए सुल्तान का अपना बेबी है, जो इन्होंने क्रिएट किया था उस पीरियड में जब सुल्तान काबूस मौजूद थे। उस पीरियड के अंदर। तो इसीलिए ये विज़न 2040 को पढ़ना किसी भी ऐसे आदमी के लिए या किसी भी ऐसी खातून के लिए जो कि ओमान को देख रही हैं अपने बिज़नेस के हिसाब से, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो फिर आपको आइडिया होता है कि यार अच्छा, ये इनके पाथवेज़ हैं, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन्होंने इनको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। इवन इन्होंने एक प्रोग्रेस कमेटी बनाई हुई है जो कि रिव्यू करती है और बताती है कि हम किस-किस जगह पे खड़े हुए हैं। अगर हम उनके ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं विज़न 2040 के, तो ये कुछ इन्होंने 2040 के टारगेट्स रखे हुए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, अगर मैं बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दूं, तो वो ये टारगेट है, ये देखें।
हम्म। यानी अपना जो ऑयल डिपेंडेंस है वो 10% पे लेकर जानी है। which is a क्योंकि quite a big achievement अगर वो कर लेते हैं। ड्रास्टिक है, मैसिव हाँ। है। अच्छा ये तो बताएँ कि ये जो जितने भी प्लान्स इन्होंने बनाए हुए हैं, मैंने देखा सऊदीज़ का भी प्लान है 2030 का विज़न का, दुबई का भी प्लान है, इनका भी प्लान है। तो ये कितना अचीवेबल है प्लान? यानी कि प्लान बनाना तो एक चीज़ होता है ना, फिर एग्ज़ीक्यूशन मेन चीज़ होती है। अब जैसे हमने देखा कि सऊदीज़ ने वो जो नियोम सिटी का शुरू किया था प्रोजेक्ट, वो मेरे ख़्याल में अब या तो स्लो हो गया है या पॉज़ हो गया है, जो मुझे खबरें मिली थी अभी रिसेंटली। हुँ, तो आपकी नज़र में कितना अचीवेबल है ये सारा विज़न? क्योंकि ऑफ़ कोर्स उसमें चैलेंजेस आते हैं हर तरह के एग्ज़ीक्यूशन फ़ेज़ के अंदर। तो क्या लगता है आपको कि ये अचीव कर सकते हैं यार या यार यार इसमें देखें, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कितने प्लान बनाए पीछे, ये बहुत मैटर करता है ना। हुँ, यानी अगर आपकी हिस्ट्री है प्लान्स बनाने की, तो जितना आपने प्लान बनाए होंगे, इतना ही अच्छा प्लान आप आगे का बनाएँगे। ये नेचर ऑफ ह्यूमन है। हुँ, दुबई जो प्लान बनाता है, वो इसीलिए रियलिटी से बड़े करीब होते हैं, क्योंकि वो कब से बना रहा है वो प्लान, दुबई। और वो प्लान बना बना के अब जो प्लान आपको नजर आते हैं, वो आपको लगता है कि हाँ यार, ये बिल्कुल कह रहे हैं और बिल्कुल कर देंगे इस चीज को, क्योंकि दुबई के तो पता नहीं कितने प्लान है। उनकी ट्वेंटी हिस्ट्री है। थर्टी थ्री का हुँ, अलग प्लान है, 2040 का अलग प्लान है, 2071 का एक अलग प्लान है। तो दुबई मास्टर है प्लान बनाने में। और अब प्लान बना बना के अगर हम देखें, तो वो यहाँ तक पहुंच गए। आपको नोट करना होगा कि ये लोग सऊदीज हो गए, या ये हो गए, या कतरी हो गए, या बहरेनी हो गए, इन सबके अपने अपने प्लान हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। हुँ, और ये फर्स्ट टाइम बनाते हुए हमेशा से, आपको पता है, रियलिटी तो उसी वक्त हिट करती है ना, जब आप जाते हो, कहते हो अरे ये मैं नहीं कर सकता क्या, अरे मैं ये नहीं कर सकता क्या। तो हुँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इस पीरियड के अंदर आपको नजर आएगा कि कुछ चीजें जो होंगी वो वहां तक नहीं पहुंचेंगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी जो डायरेक्शन है, वो क्या ठीक है या नहीं, बिल्कुल। वो हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। किन चीजों पे काम कर रहे हैं, इनोवेशन इंडेक्स पे काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे प्लान तो बन गया ना, प्लान ऑफ़ कोर्स 100% एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। बिल्कुल। तो अब वो यही देखना है कि 80% होता है, 70% होता है, कितना हाँ, होगा? हाँ, हुँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन मैंने वही जब थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना, वो जो रियल जीडीपी पर कैपिटा कितना है। हुँ, अच्छा, इनको पता है कि भाई हमारी वर्कफोर्स जो है ओवरऑल पूरी की पूरी, उसको बहुत पढ़ाने की, समझाने की, एम्बिशियस बनाने की, हार्ड वर्क कराने की जरूरत है, राइट? स्किल ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स डाला हुआ है। ये ह्यूज है जीसीसी के लिए। ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम टॉप 10 कंट्रीज में चले जाएंगे। टॉप 10 में मत जाओ, टॉप 50 में भी आ गए, बहुत बड़ी बात है। हुँ, क्योंकि जिस जगह से आप उठकर आ रहे हो, वो वो जगह, तो बॉटम पे है अभी। मतलब ऑब्वियसली, और वो हाँ, उसका रीजन था क्योंकि तेल था आपके पास। कोई राइट। बाय चॉइस तो नहीं थे ना। तेल था हुँ, तो भाई, अगर आपके घर बाहर वही है ना कि बाहर दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक महल में आप रहते हैं, हाँ, हर महीने अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको मोटिवेशन होगी कि मैं जाके कुछ और भी कर लूं। सारे ऐसा तो ही है, कहेंगे यार बिल्कुल। चलो आराम करते हैं। हाँ, तो यही सिलसिला वहां चला है। और अब वो चेंज हो रहा है, तो वो फिर चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो ये अपने आप को मेजर भी अब इन कंपेटिटिव इंडेक्स की बेसिस पे कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली मेजर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कहूं कि मैं ये करना चाहता हूं और मैंने खुद कर लिया। अच्छा भाई, किसने बनाया था केपीआई? आपने खुद ही बना लिया था और खुद ही मेजर कर लिया कि मैंने कर लिया। ये हुँ, तो नहीं हो चल सकता ना। हाँ, तो इनके जो जो इंडेक्सेस हैं, इन्होंने उठाए हुए हैं, ग्लोबल इंडेक्सेस जो हैं वो उठाए हुए हैं, और कहें कि यहाँ पे हमें अपनी रेटिंग बेहतर करनी है। थर्ड पार्टी एनालाइज करेगी, वो मुझे बताएगी कि मैं जगह पे खड़ा हुआ हूँ या नहीं खड़ा हुआ। जैसे इसमें जो आईएमएफ जी। कंसल्टिंग कंपनी से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया होगा, केपीएमजी, एसेंचर, डिलॉयट हाँ, उन्होंने सारे प्लान्स हाँ, बना के हाँ, वो वैसे इनको तो कॉपी मॉडल्स दिए पेस्ट होंगे। मॉडल होंगे बहुत हाँ, सारे, तो कॉपी पेस्ट मॉडल होंगे, लेकिन इनके लिए क्योंकि बेसिक मॉडल्स हैं और अच्छे हैं, कि मुझे लगा कि वो इंडेक्सेस हैं जिस पे हुँ, आप जा रहे हो, या आईएमएफ बताएगा कि भाई ओमान किस जगह पे खड़ा हुआ है, राइट? एसएनपी बताएगा कि भाई फाइनेंशियली टाइट है या नहीं, राइट? राइट। या मूडीज बताएगा। तो इसलिए हुँ, जब भी देखते हैं हम, एक तो इनकी अपनी बातें भी देखते हैं हम कि भाई ये खुद क्या बातें कर रहे हैं, और फिर हम इंटरनेशनल चीजों को भी उठा के देखते हैं कि भाई दूसरे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, फिर हम मैच करते हैं। तो हुँ, अब ये सिलसिला, आप देखिए नीचे लिखे ना, ओमानी शेयर ऑफ जॉब क्रिएटेड इन प्राइवेट सेक्टर 40%। हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें 40% ओमानीज हो। क्योंकि कुछ जगहों पे तो ओमानी बहुत होंगे, गवर्नमेंट होंगी, इस तरह की चीजें बहुत होंगी, लेकिन कुछ जगहों पे ओमानी बहुत नहीं होंगे। क्योंकि जो नेचर ऑफ जॉब है वो डिफरेंट होगी, उसमें बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, या ईवी की रिसोर्सेज चाहिए होंगी, इस तरह की। हुँ, तो इसको पढ़ना जो है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि भाई इन इन चीजों में जब आप काम करेंगे, यानी इन इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट आ जाएगी आपकी तरफ। अब अगर आप फर्ज करें, आप किसी ट्रेनिंग का पार्ट है, राइट? और आप कहते हैं जी मुझे ओमानीज को एआई एक्सपर्ट बनाना है,
ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया ना इसके अंदर, स्किल ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। राइट। तो जब आप जाके पिच करेंगे, आप कहेंगे जी गवर्नमेंट कह रही है ये करना है, मैं ये करने आ गया हूं। तो इसके साथ अपने आप को अगर आप मैप करेंगे तो बहुत एडवांटेज होगा आपको। लेकिन अगर आपको एक सी चीज निकाल के लेके जाएंगे कि जी ये तो बड़ी यूनिक चीज है और मुझे ओमान में लेके जाके करनी चाहिए, तो वो शायद नई चीजें एक्सेप्ट करने में आपको उनको टाइम लगे, और आप कहेंगे यार ये तो मेरी चीज वहां तो फेल हो गई ओमान में, क्योंकि राइट। ओमान का फोकस अभी इन चीजों पर है। तो यू सी कि हाउ यू कैन मैच देयर लैंग्वेज। हो सकता है सिर्फ कम्युनिकेशन का गैप हो, कर आप भी वही रहे हो लिखा हुआ भी यहां पर वो, लेकिन आपने मैप ना किया हुआ उसको। तो इवन अगर आप पिचेस में भी ये लेके जाएंगे ना, जब आप पिच करने जा रहे हैं किसी को, तो डालें इस चीज को कि भाई मैं ओमान के विजन पे काम कर रहा हूं, ओमान का 2040 का विजन हाँ, है। तो उससे फायदा ये होगा कि लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ यू नो दिल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे आपके। हाँ, वही बात होती है ना कि स्पीक देयर लैंग्वेज। जब स्पीक द आप उनकी ज़बान लैंग्वेज। बोलेंगे तो फिर ऑफ कोर्स वो कनेक्ट करेंगे आपसे। एब्सोल्युटली। हुँ, इवन आप कैन यू कैन पिच टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जहां पे आप जाके बात कर सकते हैं कि जी मैं 2040 का विजन है हमारे सुल्तान का और ये मेरी प्रोडक्ट है, क्या हुँ, हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं? वो कैसे मना करेगा जब आप सुल्तान हितम के 2040 के विजन की बातचीत करेंगे और प्रूफ करेंगे। तो इसलिए मैं ये जो भी मुझे अप्रोच करता है, कहते हैं मौसम भाई बिजनेस का कैसे, मैं कहते हैं यार ये डॉक्यूमेंट में भेज रहा हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट है भाई द वे, पीडीएफ और वेबसाइट भी बनी हुई है। तो मैं भेज दूंगा लिंक, आप डाल दीजिएगा नीचे नोट्स के अंदर, वो डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लें। राइट। बहुत जरूरी है इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो मान की लोकेशन है ना, वो अब कुछ लोग तो ऑब्वियसली जानते होंगे उस लोकेशन को, लेकिन मैं यहाँ खोलना चाहूंगा उस लोकेशन को, ताकि लोगों को आइडिया हो कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। ये जो लोकेशन है ओमान की, ये देखिए आप, एक तरह से बिल्कुल सेंटर है एशिया का और यूरोप का और अफ्रीका का, एक तरह हुँ, से, राइट, बिल्कुल सेंटर के अंदर है। तो अगर यहाँ के लोग कुछ काम करना चाहते हैं इस रीजन के अंदर, वो ओमान को एज अ ट्रेडिंग हब यूज कर सकते हैं। और अगर इसी तरह यहाँ के लोग अगर काम करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से ट्रेडिंग हब यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी 3200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन। हाँ, इसमें मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था कि इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है, ये तो समझ में आ रहा है हमें, ठीक है, सी पोर्ट भी इनके पास काफ़ी बड़ा है। जी जी। लेकिन इन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया इसको सोचने में कि यार यार हम इसको जरूरत कैसे नहीं थी लेवरेज ना करें? भाई, जरूरत नहीं थी हाँ, ना। लेकिन जैसे ज़रूरत तो यूएई को भी बहुत पहले नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो 20 साल, 30 साल पहले से काम शुरू किया हुआ है। नहीं नहीं, देखें, यूएई और दुबई दो डिफरेंट चीजें हैं। दुबई के पास कभी भी तेल नहीं था ही हुँ, नहीं तेल उनके पास। अगर उनको वो उन्होंने अपने आप को छोड़ा होता तो आज दुबई अजवान के बराबर होता। आप कहते कौन कौन सा दुबई, ये कौन सी जगह है? राइट। बात दरअसल ये थी कि जब जब पैसे जेब में नहीं है और आपका दिमाग जो है वो इतना तेज चलता है, जिस यानी शेख मोहम्मद के जो फादर थे उनका दिमाग इतना तेज चलता, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो हर सूरत में से कुछ बनाना है। हुँ, और उन्होंने 20 साल में, शेख मोहम्मद ने 20 साल में उसको कहां से कहां कुछ कुछ बना दिया। तो पैसे नहीं थे। हुँ, ये सेम सिचुएशन अब ओमान की है कि जब पैसे थे तो जरूरत क्या थी, और उस हुँ, जरूरत को उन्होंने कैसे यूज किया? यार दोस्तियां कराओ, अपनी पोजीशन डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग करो, और वो उन्होंने की 50 सालों के अंदर। ओमान ने यहाँ पे अपने आप को एज अ न्यूट्रल, एज अ स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट कहते हैं ना, रिलीज़। हुँ, हुँ, इसीलिए तो कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया। कोई एक मुल्क बता दें जहां पे ओमान जैसी डिप्लोमेसी होती हो। ये वो जगह है जहां पे 3 इजरायली प्राइम मिनिस्टर विजिट कर चुके हैं, हुँ, मस्कत, मस्कत। तो उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, जिनको हम नहीं पसंद करते किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी हुँ, सिलसिला है उनका, उनको भी नहीं छोड़ा। तो इस वजह से उनको जरूरत ही नहीं थी, तेल बहुत था इनके पास, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब जब निकला है तो ये सारी चीजें याद आनी शुरू हो गई। और बाय द वे, दुकुम जो है वो जो कंसीव हुआ था ना, ये ईरान इराक जंग में कंसीव हुआ है। क्योंकि जब ये ईरान इराक जंग हो रही थी तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी इन लोगों को तेल हुँ, की बेसिस पे। तो उस वक्त इन्होंने प्रपोज किया था कि भाई अगर आप तेल को अरेबियन सी के थ्रू निकाल देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। हुँ, तो ये उस वक्त का कंसीव हुआ है, लेकिन ये फिर इंप्लीमेंट सुल्तान अबूस ने, मतलब डिग्री जो पास की वो 2011 में की है इन्होंने। और आज कितने साल हो गए? 14 साल हो गए उस चीज को। और फिर वो बेचारे जब डिग्री उन्होंने पास की तो उनको तो तबीयत खराब हो गई उनकी, और 5-10 साल वो मुल्क से बाहर रहे, तो उनका इतना फोकस ही नहीं रहा। हुँ, अब
फोकस शदीद बढ़ गया है, तो अभी सुल्तान विजिट करते फिर रहे हैं ना सारे, कि भाई करो करो, दुकुम को बनाओ। अभी भी वही आपने देखा था ना कि अभी वो लिक्विड हाइड्रोजन का एक साइन कर कर आए एग्रीमेंट, जी, जी। जर्मनी के साथ। जर्मनी और नेदरलैंड हाँ। के साथ जो करके आए, वो हाइड्रोजन का हब कौन सा है? दुकुम है। हुँ, सारा हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे। तो बस वो जरूरत की चीज थी, उसमें जरूरत थी नहीं, अब जरूरत शदीद है, हुँ, तो हुँ, उसको आप फिर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ओमान जो है ना, इसकी लोकेशन जो है वो बहुत जबरदस्त है। और सबसे पहले इस लोकेशन को जो आइडेंटिफाई किया था वो चाइना ने किया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना उनका, हुँ, उसमें जिनको लोगों को पता है कि चाइना ने पाकिस्तान में गवादर पे काम किया, सीपैक के नाम से। इसी तरह से चाइना का अगला डेस्टिनेशन जो था वो दुकुम था, और हुँ, चाइना की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है दुकुम के अंदर। हुकुम। इनकी कमिटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो $10 बिलियन की है। और जब चाइना सबसे पहले पहुंचा है तो उसके बाद बाकी सब पहुंचे हैं वहां पे। हुँ, तो चाइना इज ऑलरेडी इन इन दुकुम। तो इसलिए ये लोकेशन जो है ये बड़ी जबरदस्त है। और अगर आप ट्रेडर्स हैं और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जगह देख रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को जिनको प्रॉब्ली वियतनाम में प्रॉब्लम आएंगी, इन जगहों पे प्रॉब्लम आएगी, तो वो कहेंगे यार दुकुम में फैक्ट्री खोल लेते हैं, इन पे तो जो चार्जेस हैं वो भी कम पड़े हुए हैं, तो टैरिफ्स यहां हाँ। से हम फिर हुँ, एक्सपोर्ट कर देंगे, मेड इन ओमान होगा यहाँ पे। तो ये लोकेशन बहुत इनकी मैटर करती है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, होती है स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत क्रिटिकल होती है, और ओमान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय ऑल मेजर्स बड़े बड़े कंट्रीज के साथ, इवन मैं यूएस को भी कह सकता हूं, ये इनकी ज्यादा है, ओमानियों की ज्यादा हुँ। है। 250 साल से सेम फैमिली रूल कर रही है हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि एक वो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है ना किंगडम में, ना। ना। तो फिर उस हिसाब से जो है कोई इनकी पीसफुल ट्रांज़िशंस होती होंगी, एक सुल्तान बिल्कुल से दूसरे सुल्तान की तरफ। बिल्कुल। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक स्टेबल पॉलिटिकल अरीना के अंदर हो रही हुँ, है। ठीक है। फिर ऑब्वियसली इनकी अब शदीद नियत हुई हुई है कि हमें पोस्ट ऑयल एरा के अंदर जाना है, डाइवर्सिफिकेशन की। तो आप जब बिजनेस देख रहे हैं तो आप उस पीरियड में देख रहे हैं जब वो खुद यही चाह रहे हैं। आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन कोई बुलाना नहीं चाहता, क्या सिचुएशन है? हुँ, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन है कि वो बुला रहे हैं आपको, क्या हो और हमें हेल्प करो इस डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। अच्छा, अब 2020 से जो अभी हम थोड़ी देर बात कर रहे थे कि उन्होंने फैसिलिटेशन स्टार्ट कर दी है, फ्री जोन्स प्रमोट करने शुरू कर दिए हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी है, बहुत अग्रेसिवली इन चीजों पे काम कर रहे हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कर रहे हैं कि किसी तरह से वन स्टॉप शॉप कर दी जाए आपको, यानी आप जाएं एक जगह पे और वहां सारे मसले सॉल्व हो जाएं, आपको कहीं भागना दौड़ना ना पड़े कि मुझे कंपनी कहाँ रजिस्टर करानी है, मुझे वीजे कहाँ से निकलवाने हैं, नहीं। एक इनका इनिशिएटिव है, उसका नाम है इन्वेस्ट ओमान। इन्वेस्ट ओमान। जी। हाँ, मैंने इसकी एक ये वीडियो देखी थी, इनकी एक प्रमोशन वीडियो भी थी यूट्यूब पे, अच्छा, मेरी देखी नज़र थी पड़ी थी आपने? इसके ऊपर। हाँ, हाँ, तो ये इन्होंने पूरी वेबसाइट बनाई हुई है, इन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ बनाया हुआ है, हाँ। और उस मुझे ऑफिस के याद आ अंदर गया कि उन्होंने मैंने जब वो वीडियो देखी थी ना, तो उसमें दिखाया था कि एक एक ओमानी है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है, हम्म वो एक यूरोपियन बंदे से बात कर रहा है हम्म और वो उसको बता रहा है कि भाई हमने ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं कि हम हम्म हमारी नज़र में ये बिज़नेस केस है, ये अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि आप इसमें आके इन्वेस्टमेंट करें। तो वो जो यूरोपियन है वो कहता है कि क्या तुम जो है कैपिटल इन्वेस्ट करने में भी मदद करोगे हमारी? उसने कहा नहीं, कैपिटल हम नहीं लगाएँगे, हम आपको हम्म फ्रेमवर्क और पॉलिसी दे देंगे कि ये हम्म हमारी रिसर्च है अब तक कि हम्म यहाँ-यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हम्म कैपिटल आपने लगाना है। हम्म। बिल्कुल हुँ, ऐसे ही है कि वो उन्होंने अब वन स्टॉप शॉप बना दी है। आप जाइए और किसी उनका जो कंसल्टेंट है वहां पे उनसे जाके मिलिए, आपके सारे काम वो करा देगा। हुँ, आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना, बैंक अकाउंट भी वहीं खुल जाएगा आपका, आपके वीजे भी वहीं लग जाएंगे। वन स्टॉप शॉप है, कहीं आपने ज़बरदस्त। मारा मारा नहीं फिरना कि मैं मेडिकल कहाँ ये करवाऊं और ये वो बहुत कहाँ इम्पोर्टेंट है करवाऊं। ना क्योंकि ये काम दुबई ने काफ़ी पहले कर लिया है हाँ, और इसीलिए वहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना बड़ा ईज़ी है क्योंकि बस। आप विदिन लाइक 2 वीक्स आपका सारा काम हो जाता है। आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, आपका बिज़नेस वीज़ा लग जाता है, आपका जो है बिज़नेस सेटअप हो जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी तेज़ी से और कितनी आसानी से फैसिलिटेट करते हैं उन ऐसे ही है, फॉरेनर्स को। ऐसे ही है। अब ये देखे ना, की सेक्टर्स लिखे हुए इनके, हुँ, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, फिशरीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, एजुकेशन, आईसीटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म, स्टार्टअप्स। कितना आसान हो गया। अब हुँ, आपको पता है गवर्नमेंट ने इन सारे सेक्टर्स पे आपका फोकस है। अब अपने आप को इससे मैच कीजिए कि मैं कहां कहां जा सकता हूं। आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, आईसीटी पे चले जाइए।
आईसीटी पे जाके देखिएगा क्या क्या कुछ हो सकता है। तो कितना आसान कर दिए, अब एक वेबसाइट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल कर दी है। हुँ। हम लिंक दे देंगे नीचे, लेकिन आसान सा है, investoman.om, वहां चले जाइए और ये आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब वापस आ जाते हैं। तो ये ना एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अपने आप को बढ़ाना बढ़ा हुँ। रहे हैं, सॉरी। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड्स पे, ये कर लिया हमने। अच्छा, मैक्रो आउटलुक जरूरी है ना, कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उस कंट्री हाँ। की, बहुत जरूरी है। जीडीपी ग्रोथ 1.7% थी, एक्सपेक्टेड टू 2025 में 3% है, बट अभी जो सिलसिला चल रहा है ये उससे पहले की फोरकास्ट थी, अभी नहीं पता क्या होता है, बट ये एक्सपेक्टेड था, विच इज अ गुड थिंग जो आईएमएफ ने इनकी की भी थी। इंटरेस्ट रेट तकरीबन अलाइंड है जो पूरे जीसीसी में चल रहे हैं। गवर्नमेंट जो है हेविली इन्वेस्ट कर रही है टूरिज्म के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और यहाँ मेंशन नहीं हुआ हुआ, रियल एस्टेट पे भी बहुत इन्वेस्ट कर रही है, बाहर से डेवलपर पकड़ पकड़ के ला रही है और कह रही है कि यहाँ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करो। पिछले कोई 1-1.5 साल के अंदर कोई 5-6 डेवलपर्स जो हैं वो किसी एक ही जगह पे लॉन्च कर चुके हैं। और अगर मैं हिस्ट्री में देखूं तो टोटल को 6-7 डेवलपर अब तक जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ रियल और ये एस्टेट। सारे डेवलपर जो है बाहर से आए हैं, कोई इजिप्ट से आया है, कोई कुछ कुछ सऊदी से लोकल आया है। भी हैं, कुछ हुँ। लोकल भी हैं, कुछ अच्छा। कुछ सऊदी अरेबिया से आए हुए हैं, कुछ इजिप्ट से आए हुए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड हैं कि साउथ कोरिया से आ रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेड हैं कतर से आ रहे हैं। ये भी हुँ। सुनने में आया है कि आपने वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का जिक्र सुना होगा, जी, जी। पीआईएफ AIF। सऊदी हुँ। अरेबिया का, वो भी इंटरेस्टेड है सुल्तान हेतम के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो उनकी भी खबरें चल रही हैं इनके साथ। अच्छा अच्छा, ये जो ऑब्वियसली मैंने पहले भी जिक्र किया था कि थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिच, एसएनपी, मूडीज और आईएमएफ इज, अच्छा ये इस लिख दिया, हैप्पी नहीं लिखा। आईएमएफ इज आल्सो वेरी हैप्पी विद इनकी जो फिस्कल रिफॉर्म्स हैं, हुँ। उसके ऊपर काफी खुश है। रियल जीडीपी ग्रोथ जो है फोरकास्ट 2.3% की है, स्टेबल नॉन ऑयल मोमेंटम है, इन्फ्लेशन 0.6% है इनका। और एसएमईज को टैक्स ब्रेक्स भी ये ऑफर कर रहे हैं कुछ पीरियड के लिए, ताकि वो स्टैब्लिश हो सके। तो ये कुछ मैक्रो आउटलुक है। और जैसे पहले भी कह चुके थे कि वो इन्वेस्ट इजी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी काम करो। तो ये बड़ा वो है, अब डेज में काम होता है एज कम्पेयर टू वीक्स के, जो इन्होंने चीजों को बेहतर किया है। ठीक है, अच्छा, की सेक्टर्स फॉर रैपिड ग्रोथ जो नजर आ रहे हैं, वो टूरिज्म नजर आ रहा है। टूरिज्म जो है वो सारा गॉड मेड टूरिज्म है, मतलब बीचेस हैं, 3200 किलोमीटर के बीचेस, लगून, बेज, नेचुरल लैंडस्केप। सब नेचुरल हुँ। लैंडस्केप। दूसरा डेजर्ट्स हैं, और फिर माउंटेन्स हैं। तो अगर आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ओमान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि खुद भी बहुत इन्वेस्ट कर रही है और नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। आई थिंक एक दिन की खबर थी उसकी, ओमान टूरिज्म, आई थिंक 2040 का कोई विजन था इनका, 2040 का इन्वेस्टमेंट $31 बिलियन हुँ। इन्वेस्ट करेगी ओमान जो है। वो कह रहे तो हैं जिनको मैंने काफ़ी जीडीपी सुना का। है लोगों से, इवन हाँ। आज से तकरीबन कुछ सालों पहले जब मेरी वली से बात होती थी तो मुझे बताता था कि वो अक्सर ओमान जाता है ड्राइव हम्म। करके हम्म। हॉलीडेज़ पे। तो बड़ी बड़ी तारीफ़ करता था कि ओमान की जो लैंडस्केप है हम्म। वो काफ़ी खूबसूरत है, नेचुरल हम्म। देखने वाली है, यानी कि जो उनकी माउंटेन्स हैं, जो उनके डेज़र्ट्स हैं, जो उनकी बीचेज़ हैं। तो ऑफ़ कोर्स हम्म। उन्होंने इसको इस तरह से मार्केट नहीं किया दुनिया को, लेकिन ये देखें ना, लेकिन हाँ, बिल्कुल ये देखें, खूबसूरती तो है काफ़ी। ओमान को लिखेंगे तो ये निकल कर आएगा, ये देखें, हुँ। ये ये निकल कर आएगा। और इतनी डाइवर्स लैंड है इनकी कि इवन जो खरीफ सीजन होता है, मानसून का सीजन होता है, उसमें सलाला है, ये देखें, ये सलाला है, हुँ। सलाला है। अगर मैं सलाला लिखूं तो एक मिनट, अच्छा, सलाला तो है वो बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है ना, यमन के? बॉर्डर के करीब है बिल्कुल, ये तो देखें। उससे कुछ टेंशन्स हैं उस तरफ, नहीं, सलाला की तरफ? ओमान देखें, ओमान तो वो है ना जो यमनीज की दोस्ती कराना चाहता है सऊदीज से। हुँ। ओमान की रिलेशनशिप हर कंट्री के साथ बड़ी न्यूट्रल है, तो इसलिए ओमान के अंदर वो जो रिपरकशंस हैं उनकी लड़ाइयों के, वो आते नहीं है। हुँ। इस वजह से ओमान में कोई 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 प्रॉब्लम नहीं। ये सलाला है, देखें, हुँ। वाटरफॉल्स देख रहे हैं आप, ये ट्रैफिक जैम होता है खूबसूरत लग रहा है बहुत। इस पीरियड के अंदर, बिल्कुल। तो बहुत ही अनटैप्ड किस्म का, यू नो, वर्जिन बीचेस, इस तरह की की लैंड है, और साथ में फिर डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट हुँ। ऑफ द डेजर्ट है।
ओ ये तो खाना आ गया। हाँ, हाँ। ये देखें, हुँ, ये देखें लोग जाते हैं इसके ऊपर। फिर खो कहते हैं जाते हैं, फिर हुँ, निकलते हैं मुश्किल से। तो अगर नेचर से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो ओमान उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डाइवर्स किस्म की लैंड है, ये देखें। हुँ, और आप जाएंगे ना तो आपका वापस आने का दिल नहीं करेगा। उस तरह का पीस मिलेगा आपको। वो पीस जो है वो आप कहेंगे यार ये तो मिसिंग था मेरी मेरी लाइफ के अंदर। हुँ, तो टूरिज्म पे काफी अपॉर्चुनिटी है, टूरिज्म को रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें। रियल एस्टेट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वहां पे भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत से लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे कि वहां पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस का क्या हो सकता है, उनसे मैं कह रहा था भाई सुल्तान खुद रियल एस्टेट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कंस्ट्रक्शन का कितना फ्यूचर है। नए नए आईटीसी जोन्स बन रहे हैं, हाँ, कितना फ्यूचर है। लोगों को यही तो बुलाना चाहते हैं। अभी भी मेरी बात हो रही थी अमेरिका में किसी से, वो भी ओमान को देख रहे हैं जाने के लिए। हुँ, इतने लोग हमारी वीडियोस देख के हम तक पहुंच भी रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तो विजिट भी कर कर आ गए वहां पे, हम तो देख कर भी आ गए। अब तो बस हम फैसला कर रहे हैं कि कब जाएं कब ना जाएं। तो हुँ, अच्छा टाइम है इस मार्केट को इवन रियल एस्टेट में भी एक्सप्लोर करने का। लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स पे अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तो पोर्ट्स पे तो बहुत काम कर रहे हैं और आई एम श्योर आने वाले वक्त में और भी बेहतर करेंगे इनको। लॉजिस्टिक्स पे बहुत काम हो रहा है, तो अगर आपकी इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स से कनेक्टेड है तो आके एक्सप्लोर कीजिए। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए इस तरह के जो कि इन कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हुँ। हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइट इंडस्ट्री, मैंने वो नहीं दिखाया आपको, इसका तुकुम का जो था ना अर्बन प्लान। वो हमने शायद जो हमने पॉडकास्ट की थी इसके ऊपर उसमें हमने कवर किया था। किया था कवर, हुँ, अच्छा। देखें अब ये अगर ये इमेज खुल जाती है तो ये देखें जनाब, ये देखें आप सारा का सारा सारा इलाका जो है ना, ये सारी हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री और इस तरह का इलाका है, हुँ, सारा का सारा। तो और ये सारा कोस्टल टूरिज्म का इलाका है सारा का सारा। ये कमर्शियल एरियाज हैं सेंटर के। ये पोर्ट है, ये पोर्ट है दुकुम का, वेयर हाउसेज हुँ, होंगे यहाँ पे सारे। तो ये लैंड ही लैंड है इनके पास, ये पीछे हुँ। लैंड ही ये लैंड है इनके कितना पास। परसेंटेज अब तक डेवलप हो चुका है? यार परसेंटेज तो मैं कैसे बताऊं आपको। मैं यही अंदाज़े से कह सकता मतलब? हूं कि 3,000 मछेरों का गांव था, अब हुँ, तकरीबन कोई 25 से 30 हजार लोग होंगे वहां पे। अच्छा। तो 10 टाइम तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। हाँ, और मेरा मतलब इसमें था कहने का कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कितना डेवलप कर लिया अब तक, ये जो सारा क्योंकि ये तो काफ़ी ठीक-ठाक बड़ा काम है ना, एक बहुत पोर्ट बड़ा डेवलप काम है, करना। बिल्कुल बड़ा 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 काम है। यार ऑब्वियसली फैक्ट्रीज वहां लगी हुई है। सबसे बड़ी फैक्ट्री वो जो है वो तो ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है। हुँ, $9 बिलियन की रिफाइनरी लगी है, कुवैत ने लगाई है, लास्ट ईयर इनॉग्रेट की है, वो लगी हुई है। कतर की फैक्ट्री लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग की। और फिर चाइनीज कुछ फैक्ट्रीज लगी हुई है, पाइप वगैरह की फैक्ट्रीज लगी हुई है। तो अर्ली स्टेज में है, मैं समझता हूँ अभी तो बिग रूम, और वहां पे हुँ, आ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं। हुँ, यानी इनिशियली जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, तो वहां पे एंकर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये कि जिंदाल शदीद वालों ने को $3 बिलियन की वो लगाई है, स्टील प्लांट लगा रहे हैं, वो ग्राउंड ब्रेकिंग की है। नेक्स्ट ईयर साबिक आ रहा है, सऊदी अरेबिया, पेट्रोकेमिकल प्लांट लगेगा इसके साथ, जो इनकी वो है क्या कहते हैं रिफाइनरी। हुँ। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे यानी हैं कि अभी इसको लगेंगे अर्ली 5 से स्टेजेस 10 में। साल लगेंगे इसको फुली इसमें ऑब्वियसली ऑपरेशन ऑब्वियसली होने में, है ना? ऑफ कोर्स, और तभी तो वो इतनी सस्ती प्राइसेस हैं। हुँ, प्राइसेस के कम होने का कोई ना कोई रीजन तो होता है ना। राइट। प्राइसेस कम इसी वजह से हैं क्योंकि दुकान में 5 से 10 साल तो हैं आगे तक जाने के लिए। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइट इंडस्ट्री की बात कर रहा था कि इंपोर्ट्स पे आपका आपका इनकमिंग भी, मतलब इंपोर्ट भी फ्री है और एक्सपोर्ट भी फ्री है। यानी कोई भी चीज अगर आप मंगाते हैं ओमान के हुँ, अंदर, कोई तो टैरिफ आपको नहीं है। एक कोई टैरिफ नहीं है ना, आप बाहर भेजेंगे कोई टैरिफ है। बस वो फ्री जोन के अंदर आपकी कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि हुँ, वो फ्री जोन ही कंपनी ना मेनलैंड कंपनी से काम नहीं कर सकती। अच्छा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तभी तो फ्री हुँ, जोन है वो। फ्री जोन का राइट। मतलब ये कि वो एक अलग एंटिटी है जो कि बाहर की दुनिया से काम करती है, अंदर की दुनिया के साथ काम नहीं करती। तो हुँ, इसलिए जब अगर आप कंपनी बनाने जा रहे होंगे ओमान में, तो आपसे पूछेंगे कि आपको फ्री जोन कंपनी चाहिए या मेनलैंड कंपनी चाहिए। मेनलैंड का मतलब हुआ कि आप मेनलैंड में काम करेंगे, आपके हुँ। कस्टमर्स भी मेनलैंड में होंगे, यानी ओमानी होंगे या हाँ, यानी कि एक्सपैट्स होंगे। डोमेस्टिक इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना फिर? हाँ हाँ। हाँ, या फिर आप फ्री जोन में काम करें। फ्री जोन का मतलब ये कि आप जो भी कुछ करेंगे ना वो बाहर की दुनिया के लिए करेंगे।
अच्छा, दैट्स ओमान में नहीं इंटरेस्टिंग आप क्योंकि करेंगे। अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो डोमेस्टिक मार्केट को कवर ही नहीं कर रहा। वो डोमेस्टिक मार्केट रिकवर करने के लिए नहीं है ना। वो हुँ, डोमेस्टिक मार्केट तो बात ये ना कि दरअसल ये जो बिजनेस है ना, ये एक पॉलिटिकल एंगल भी है ना। उन्होंने सेफगार्ड किया हुआ है अपने ओमानियों को वहां पे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, कि भाई अगर ये बाहर, क्योंकि वहां पे उन्होंने टैक्स एजम्पशंस दी हुई हैं आपको। वहां तो कोई टैक्स नहीं है, मेनलैंड में तो टैक्स है। अच्छा। मेनलैंड में तो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर इतने परसेंट टैक्स पे करना होगा, ऊपर जाएंगे तो इतना टैक्स पे करना होगा। राइट, वहां तो टैक्स ही नहीं है उसको। इसने दुबई ने आई थिंक इस साल अनाउंस किया है कि जो फ्री जोन कंपनीज हैं वो दुबई के अंदर वाली कंपनीज के साथ काम कर सकती हैं। फर्स्ट टाइम अलाउ हाँ, अलाउ ये किया मेरे है, ख्याल में ये भी पहले नहीं टेम्परेरी था स्टेप ये। ही होगा ना ओमान के लिए भी, कि इन्होंने मुझे ये समझ में आता है कि उन्होंने ऑफ कोर्स एक टेम्परेरी इंटरमीडिएट स्टेप बना होगा कि भाई ठीक है, अभी आप पहले आपका सेटअप करें। अभी आपने कुछ डोमेस्टिक इकोनॉमी से काम नहीं करना। अभी सिर्फ सेटअप करें, जब सेटअप करके आप ऑपरेशनल हो जाएँ, देन फिर हम उसको खोलेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए। क्योंकि वो नीड तो होगी ना हाँ, डोमेस्टिक वो इकोनॉमी के होगी, लिए। वो आई थिंक वो हुँ, उसको स्टैब्लिश होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हाँ, वो फिर मैंने कहा ना थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी होता है इसके अंदर। हुँ, दुबई बेसिकली, दुबई ने इतने जबरदस्त मॉडल लॉन्च किए, उनको सक्सेसफुली रन किया, ठीक है। और अब वो उसको चेंज कर रहे हैं कि वो फ्री जोन कंपनीज मेनलैंड कंपनी के साथ काम कर सकती हैं, तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हुँ, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में कर लेते तो फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स खड़ी होती। लोग कहते ये क्या कर दिया, हमारे बिजनेस में इंपैक्ट आएगा, ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह से कर। इसी तरह से ओमान का भी सिलसिला है कि इन्होंने स्टार्ट वैसे ही किया है। हुँ, इवेंचुअली आगे जाके फिर उसको वो चेंज कर देंगे, लेकिन इस वक्त अगर आप जा रहे हैं तो ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको कि मुझे मेनलैंड में जाना है या फिर वहां जाना है। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों कंपनीज बना लें। यू कैन ओपन बोथ कंपनीज, राइट। कंपनी हुँ, बनाने में तो मसला नहीं है, दो कंपनी बना सकते हैं आप। अच्छा, सर्कुलर इकोनॉमी हमने देखा था ना, ग्रीन एनर्जी, बिग टाइम। मेरे ख्याल से इस वक्त लोगों को ना मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी जो है ना, वो सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी, इन पे करना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा जो कहते हैं ना वो कैच फ्रेज है, वो क्या है जी? सस्टेनेबिलिटी। तो हाँ, अगर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये है ऐसी चीज जिसपे फौरन फौरन आपको काम भी मिलेगा, किसी भी कैटेगरी का हो, ट्रेनिंग का हो या किसी कोई प्रोडक्ट आपने बनाई हुई हो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, कुछ भी किया हो आपने, आपको बहुत ही हाथों हाथ लिया जाएगा। लोग पता नहीं क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं। एआई एआई की सारी बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन हुँ, सस्टेनेबिलिटी की बातें नहीं हो रही। मेरे ख्याल से ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है, लोगों को सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पीएचडी पीएचडी करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि हर गवर्नमेंट का फोकस इनका, बाय द वे, नेट जीरो का टारगेट है इमिशंस का बाय 2050। एनीवे, तो खैर, तो हम वापस आते हैं इसके ऊपर कि ये ग्रीन एनर्जी जो है भाई जबरदस्त फील्ड है, लोगों को फोकस हुँ, करना चाहिए, अपने बच्चों को ग्रीन एनर्जी पढ़ानी चाहिए इस वक्त। उनको वहां घुसाएं, हर आदमी एआई का एक्सपर्ट थोड़ी बनेगा। फिर उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओमान की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी शदीद होनी है। उसकी एग्जाम्पल ये है कि मैं अगर कुछ वेबसाइट्स भी खोलूं, ये तो बहुत अच्छी वेबसाइट मिल गई आपको, लेकिन अगर मैं कोई वेबसाइट्स खोलूं तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या वेबसाइट खोल ली आपने। 1980s की। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाँ, काम किया है लेकिन बहुत कुछ अभी 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 करने की जरूरत है। ये देखें, फिर हमें ये देखें, तो काफी कुछ होने की जरूरत है इसके ऊपर। तो डिजिटल हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन की शदीद जरूरत है। तो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी वाले भाई हमारे सुन रहे हैं, तो अपनी पिच को कस्टमाइज कीजिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, और वहां जाके देखिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। और स्पेशली आई वुड से कि स्टार्ट कीजिए गवर्नमेंट को पिच करके, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो हुँ, बस वारे न्यारे आ जाएंगे, हो जाएंगे आपके, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बड़े अच्छे, वेल पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। और साथ में ये कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं। इवन मैं कुछ कंपनीज को जानता हूं जो बहुत बड़ी थी, और अभी पिछले 2 सालों में मतलब सैप इंप्लीमेंट हुआ है वहां पे। बहुत बड़ी थी, बट अभी 2 सालों में इंप्लीमेंट हुँ, हुआ है। तो अभी उस फेज से गुजर रहे हैं जहां पे अमेरिका की तरह चीजें इतनी एडवांस नहीं है, या यूके की तरह चीजें इतनी एडवांस नहीं है। तो आप लोग इस चीज पे फोकस करें और डिजिटल स्टार्टअप्स की बात करें, डिजिटल इकोनॉमीज की बात करें, तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे माइलेज मिलेगा। फिनटेक भी ऑब्वियसली एक फील्ड ऐसी है जिसपे जो है आपको काफी कुछ मिल सकता है। इवन
मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप वहां जाके कोई बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करते हैं और 1-2 साल सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट के अपने भी इनिशिएटिव हैं जहां पे वो आपको आपकी फंडिंग भी कर देंगे। अच्छा। रियादा एक तरह का इनिशिएटिव है जो एसएमईज के लिए वहां पे बना हुँ, हुआ है। तो वहां पे फंडिंग भी, क्योंकि उनको पता है कि डिजिटल ही फ्यूचर है सारा, सबको पता है ये बात। और अगर बिल्कुल। डिजिटल के साथ आप एसोसिएटेड हैं और आपने काम अच्छा करके दिखाया हुआ है उनको कि भाई 1-2 साल से मैं बड़ी अच्छी तरह से कंपनी रन कर रहा हूँ, तो आपको फंडिंग मिल जाएगी हुँ, ग्रोथ ग्रोथ के ऊपर। तो डिजिटल का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, एआई का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, स्पेशलिस्ट जॉब का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। बहुत सारे हमारे टेलीकॉम के दोस्त सुन रहे होंगे, अगर आपका 15-20 साल का टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है और अगर आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है, मतलब जनरल काम करते रहे, कहीं कोड नेटवर्क्स पे इस पे करते रहे, लेकिन एआई का नहीं पता आपको या नहीं सर्टेन चीजों के आप एक स्पेशलिस्ट नहीं है, तो फिर ओमान में आपके लिए जॉब्स नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज के बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही रेयर चीजों पे आप काम करें, स्पेशली जो आजकल एआई के साथ कनेक्टेड है, या साइबर सिक्योरिटी के आप स्पेशलिस्ट हैं, या फिर ब्लॉकचेन के हुँ। स्पेशलिस्ट हैं, या इन चीजों के स्पेशलिस्ट हैं, तो अभी भी बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर आप ऑपरेशंस टाइप की जॉब कर रहे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है इसमें सर्वाइव करना। लेकिन बस अगर आप कोई आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स हैं, आप यानी कि नैरो डाउन करके किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, देखिए, वो सारे बज़वर्ड चलते हैं ना दुनिया में, है ना? तो अगर आप बज़वर्ड पे कनेक्टेड है ना, तो हाँ, बस फिर कोई मसला ही नहीं है, फिर हाथों हाथ लेंगे आपको। लेकिन अगर आप बिल्कुल। बज़वर्ड से कनेक्टेड नहीं है और आप कहें जी मैं तो 15 साल से टेलीकॉम में काम कर रहा था, भाई ओमान ही कर लेगा आपकी नौकरी, खत्म करेगा, हुँ, छुट्टी छुट्टी करेगा। तो वो जो आपकी टेलीकॉम थी वो बहुत बज़वर्ड थी 20 साल पहले, द 12 साल पहले, हुँ, यू नो बट अब नहीं है उसको उसका चार्म। तो इसलिए मेरा लोगों को ये भी है कि अगर वो ओमान को देख भी रहे हैं तो अपने सबसे पहले अपना अपना स्किल सेट इंप्रूव करें। और अगर जाना चाहते हैं वहां पे तो ट्रेनिंग्स करें उसकी। और वहां पे फिर जब इवन अप्लाई भी अगर आप कर रहे हैं तो उनमें ये मेक श्योर करें कि वो जो जो नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस है किसी एक फील्ड का डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप इस वक्त की करंट फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। हुँ, आप अभी अप्लाई करें ना जॉब्स पे और लिख दीजिए एलएलएम्स, मशीन लर्निंग्स, एआई वगैरह, कॉल नहीं आएगी। मैं बड़ा हैरान हूँ, क्यों कॉल नहीं आएगी? क्योंकि सब लोग यही ढूंढ रहे हैं हुँ, कि हम किस तरह से इन लोगों को यूज करें और अपनी जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो कम करें। तो कंपनीज बन रही हैं एआई की कंपनी करती क्या है? वो यही करती है कि एनालाइज ऑटोमेट करती है होती है ना? हुँ, भाई एक एक सिस्टम एक प्रोसेस को एनालाइज करती है और वो कहती है कि ये सिस्टम प्रोसेस को हम ये हमारा एआई जो है ना वो इतने सेकंड्स में कर देगा, ऑटोमेट इतने कर मिनट्स देगा में ना, हाँ। ऑटोमेट कर देगा। हुँ, तो ये तुम्हारे बंदे की रिक्वायरमेंट इतनी इतनी कम हो जाएगी, तो वो हुँ, ये कर रही है काम। तो बिल्कुल। अगर आप वो बंदा है जिसको एआई रिप्लेस कर रही है, तो फिर आपको ओमान में जॉब कैसे मिलेगी? फिर तो ओमान कहीं में नहीं क्या, मिलेगी। कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। हाँ। अच्छा, मैं अक्सर हँसता हूँ, ये जो जितने पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, ट्रम्प ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कनाडा के जो आजकल इलेक्शन में कैंपेन चल रही है, कि भई हम जॉब्स वापस लेके आएँगे मैन्युफैक्चरिंग की। मैं सोचता हूँ कि यार चाइना जो है वो एग्रेसिवली रैंप अप कर रहा है रोबोटिक्स की फ़ोर्स के ऊपर कि वो मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से ऑटोमेट कर दे। और यहाँ एब्सोल्युटली। ये पॉलिटिशियन अभी भी बात कर रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लेकर आएँगे। हाँ, तो वो आप कम्पीट कैसे करेंगे? जिनको सुनाना है ना, उनके लिए हाँ, ठीक है ना। हाँ। भाई किसी को सुनाना है ना, जिन्होंने वोट देना है, जिनको सुनाना हुँ, है। और जिनको वोट देना है वो बेचारे वही लोग हैं सारे। ये तो फार्मर्स हैं या कोई हुँ। इस तरह की लोग जॉब्स हैं, उनको तो ये है कि अच्छा हाँ यार, नौकरी में वापस आनी आनी चाहिए। वो ये भूल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो अब चाइना को तो लोग नहीं दैट चाहिए। शिप हैज़ सेल्ड। ऑफ कोर्स हाँ। चाइना तो नहीं चाहिए। तो लोगों को इस वक्त ओवरऑल समझने की जरूरत है कि आने वाला फ्यूचर है कैसा। एआई को समझिए, उनकी नीड्स समझिए और अपने हुँ, आप को वहां मूव कीजिए। और मूव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ थोड़ा-सा टाइम और फ़ोकस की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल। आप वो लगा लेंगे तो आपको वो मिलने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि देखें, सबके सब अंधों में कंधे, क्या कहते हैं, काने राजे। हुँ, सबके सब अंधों में कान राजे, क्यों? क्योंकि स फील्ड ही नहीं है। जो नई फील्ड होती है उसमें सब काने राजे ही होते हैं। हाँ। बस बिस्मिल्लाह कीजिए, रास्ता खुद ही साफ होता चला जाएगा। अच्छा, एक और जो बड़ा एरिया है वो है माइनिंग और मिनरल्स का भी। तकरीबन $240 मिलियन की एक्सपोर्ट है ओमान की जिप्सम की। कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं जो कि ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपका फोकस इन एरियाज में है तो ये वहां पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफडीआई आए, ताकि हम लोगों को यहाँ पे इन चीजों को वो करें, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और फिर हुँ, एक्सपोर्ट करें दुनिया के अंदर।
तो आई थिंक राइट। चाइना इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन माइनिंग एंड मिनरल्स जो कि ओमान में मिलते हैं। अगर आपको ना पता हो तो फ्रैंकिनसाइंस एक वो है गोंद जो दरख्तों से निकलता है। तो ये एक जमाने में गोल्ड से ज्यादा महंगा हुआ करता था, और ओमान की का सबसे बेहतरीन गिफ्ट बेसिकली ये कहलाता था। तो अब ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसको ये एक्सपेंड कर सकें पूरी दुनिया के अंदर बेचने के लिए। तो इस तरह की चीजों को भी देखना है कि नेचुरली ओमान के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो ये सर्टेन फैक्टर्स हैं जिन पे आपको सेक्टर्स हैं सॉरी जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं टैक्सेस के ऊपर। अच्छा, एक तो शुरू में जो मैंने लिखे हुए टैक्सेस वो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं और वो बेचते हैं तो उसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है आपका, ठीक है। कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, आपके बच्चों को प्रॉपर्टी जाएगी, कोई टैक्स नहीं कटेगा। वैट मौजूद है 5%, अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करूं। और फिर लैंड ट्रांसफर फीस जो है वो 3% है, जो कि दुबई में 4% है। यहाँ पे ये लैंड ट्रांसफर फीस जो है ये एंड ऑफ द जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता है तब पे करनी होती है। दुबई में ये रजिस्ट्रेशन के वक्त लेते हैं। उसके बाद रह जाता है रेंटल टैक्स। यहाँ पर रेंटल टैक्स है, दुबई में रेंटल टैक्स नहीं है, 3%। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर। अगर आपकी कंपनी ग्रॉस इनकम उसकी 1.5 लाख ओमानी रियाल से ज्यादा है, अगर हम उसको डॉलर्स में कर लें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, OMR टू USD जी। अगर 3,90,000 डॉलर से ज्यादा है आपकी, सॉरी कम है आपकी, तो आपको 3% टैक्स पे करना होगा। ये कॉर्पोरेट इनकम की बात कर रहे हैं ना? कॉर्पोरेट इनकम की, हाँ, ग्रॉस इनकम आपकी। ठीक है। हमने देखा कितने पैसे आ रहे हैं आपकी, तो हमने देखा अरे आपके तो 4 लाख डॉलर आता है आपका बैंक अकाउंट के अंदर। अब 4 लाख डॉलर का मतलब वो कि इसमें आपको 3% टैक्स पे करना होगा हमको, ठीक है। अगर 4 लाख डॉलर से ऊपर है इसकी आपकी इनकम, राइट, सॉरी अप टू है ना ये, सॉरी 4 लाख डॉलर तक नहीं, मतलब कहने का ये कि अगर 4 के कम अगर है अंदर 4 लाख, अंदर है तो अंदर फिर अंदर आपको है तो 3 तीन देना है। है। हाँ, हाँ, उससे ऊपर अगर 15%। ज्यादा है तो 15% पे करना होगा आपको। राइट। तो ये डिफरेंस है। अभी कोई इनकम टैक्स नहीं है वहां पे ओमान के अंदर, लेकिन ये प्रपोज कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में तकरीबन 50,000 ओमानी रियाल विच इज $130,000 की अगर इनकम आपकी होगी तो आपको 5% पे करना होगा टैक्स। ये टैक्स स्ट्रक्चर है इस वक्त बिजनेस और वो का भी वहां पे। सिर्फ उसके डिफरेंशियल के ऊपर ना, यानी कि डिफरेंशियल के ऊपर पे करना लेट्स से होगा। अगर किसी की 170,000 ओमानी रियाल आ गई है, तो जो 20,000 का डिफरेंस है उस पे टैक्स लगेगा ना उस पे 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, व्हिच इज स्टिल नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू अभी जो स्टार्ट हम कर पे रहे हैं ना, करते हैं। तो हाँ, कोशिश वो करेंगे भी नहीं ना कि बहुत तकलीफ दें आपको। हाँ। अभी नहीं, पहले ये 1 लाख था हुँ, यासीन, $100,000 था ये, अभी $130,000 कर दिया ना। हुँ, तो ये उसको देख रहे हैं कि किस तरह से वो बहुत ही इसको क्या कहा स्वीट बना दें कि हाँ, आप कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, बस वही वाली चीज चाहिए उनको, राइट। फिर देते हुए तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये भी है कि ओमान में सर्टेन प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि आप नहीं कर सकते, जिसमें ट्रेडिशनल कोई भी चीज जो है वो आपको अलाउ नहीं है। यानी उनके हलवे वलवे हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गई, खंजर हो गया, इस तरह की जो भी चीजें हैं उसका बिजनेस आप नहीं कर सकते उसके तो वो ओमान खुद ही में। एक्सपर्ट है ना। खुद ही एक्सपर्ट है। इसी तरह से उन्होंने जो कुछ रिटेल सर्विसेज वगैरह है, ट्रेडिशनल वेपन हो गए, शहद निकलता है वहां पे उनका, कुछ फ्रेश प्रोड्यूस है, हैंडीक्राफ्ट एंड स्पेशलाइज्ड स्टोर्स वगैरह, ये भी आप नहीं कर सकते जो उनके। तो ऑब्वियसली जो जो उनसे रिलेटेड चीजें हैं वो उन्होंने कहा है कि इसे ओमानी कर सकते हैं, नॉन ओमानी आर नॉट अलाउड। अच्छा, अब जो फ्यूल स्टेशन हैं उनके ऑपरेशंस भी आप नहीं कर सकते, एलपीजी फिलिंग स्टेशन, व्हीकल टोइंग सर्विसेज वगैरह, ये भी उन्होंने ओमानियों के लिए मखसूस कर दी है, सिर्फ ओमानी इसको कर सकते हैं। बाय द वे ये कुछ आई थिंक कितनी है ये 150 शायद कुछ होंगी जो आप नहीं कर सकते, लेकिन 1800 हैं जो आप कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा ज़्यादातर वही होंगे ना जिसमें ऑलरेडी ओमानीज़ जी एस्टेब्लिश्ड होंगे ना, तो ऑफ ऐसे ही कोर्स वो नहीं छोड़ेंगे किसी भी सूरत में। वो छोड़ेंगे भी, और दूसरे जो हाँ, लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे थे ना पहले, हुँ, उनके लिए नहीं है ये, नए बिजनेसेस नहीं खुल सकते। हाँ, ये भी होता है ना कि भाई तो मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, तो उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने कहा कि तुम 10 साल से काम करो, नहीं अब तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हुँ, उन्होंने कहा कि भाई जो इस पीरियड से पहले जो बिजनेस चल रहे थे वो तो चलते रहेंगे, लेकिन नए नहीं नए खुलेंगे। बिजनेसेस हम अलाउ नहीं करेंगे, राइट, सिर्फ ओमानी खोलेंगे ये नए बिजनेसेस जो है। ठीक तो है। वो ट्रांजिशन उन्होंने वो कर दी। अब जैसे मरीन फिशिंग, फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग वगैरह इसमें ओमानियों तो ये की एक्सपर्ट है। हाँ, हाँ, खुद एक्सपर्ट है, वो हाँ, ओमानियों को उन्होंने कहा है कि अलाउ करना।
उसके अलावा रिक्रूटमेंट भी उन्होंने ओमानियों को कह दिया है कि जी रिक्रूटमेंट जो है उसे ओमानी करेंगे, रिक्रूटमेंट हुँ, आप लोग नहीं करेंगे। तो इस तरह की सर्टेन चीजें हैं, ये मैंने इसलिए हाईलाइट कर दी क्योंकि जनरली फिर ये होता है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो सारी प्लस प्लस बातें कर रही होती हैं, तो लोग कहते हैं वो हर चीज अच्छी है, हर चीज अच्छी है, हर चीज अच्छी नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस फील्ड में एंटर हो रहा हूँ क्या उन्होंने नॉन ओमानियों के अलाउ की भी है, नहीं अलाउ की, हुँ, तो जरूरी है पता करना। अब आ जाते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेसी। ओमान अब ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, तो चेंज होने का मतलब ये है कि जिस तरह आई थिंक ब्यूरोक्रेसी तो यूके की भी बड़ी खराब है, क्योंकि ये जो मैं भी आई थिंक 2 साल पहले, हाँ यहाँ पे एक था एक्सलेटर कम इंक्यूबेटर था, तो मैंने ज्वाइन किया था। तो जो बोरो काउंसिल थी उन्होंने फंड किया हुआ था, हुँ। तो मुझे बड़ा मौका मिला उन लोगों के साथ बैठने का, लोगों को मेंटोर करने का। तो बड़ा आइडिया हुआ कि भाई इनकी भी वही जो गवर्नमेंट के रेड टेप्स हैं वो बड़े हाँ, शदीद हाँ। किस्म के कनाडा में भी रेड टेप्स हैं। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हैं जितने ख़ास तौर पे आपको ये अंदाज़ा तब होता है जब आप बड़े लेवल पे जाके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने कोई हम्म बिज़नेस लॉन्च करना है, आपने कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, आपने कोई ऐसा सेटअप करना है जिसमें परमिट चाहिए आपको गवर्नमेंट से। वो परमिट हम्म। प्रोसेस जो है ना वही काफ़ी लेंदी होता है और उसके अंदर इतने सारे स्टेप्स होते हैं ब्यूरोक्रेटिक ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, ये वो लो वो जो केविन लेरी है शार्क टैंक वाला, वो अक्सर ये हम्म बात करता है कि यार मैं वो डाटा सेंटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जो एआई के लिए डाटा सेंटर्स बन रहे हैं। तो कहता है हम्म अगर वो वहाँ बनते हैं जहाँ पे एनर्जी की अबंडेंस हो, हम्म जहाँ पे एनर्जी चीप हो और कनाडा में तो एनर्जी काफ़ी चीप है ना। तो हम्म कहता है मैं बनाना चाहता हूँ डाटा सेंटर लेकिन जो प्रोसेस है परमिट लेने का गवर्नमेंट से हम्म वो इतना कम्बरसम है कि फिर मैं सोचता हूँ कि छोड़ ही दूँ। हम्म वो कहता है मैं अगर जाता हूँ कैंसास में या किसी और स्टेट में तो वहाँ आपको 6 वीक्स के अंदर जो है ना परमिट-वर्मिट सब मिल जाता है और आप काम शुरू कर सकते हैं। वो वही चीज यहाँ पर भी है कि अब वो ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि थोड़ी सी चीजें स्लो होंगी, थोड़ा हुँ, सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। और मैं मेरी टॉप एडवाइस लोगों को जो ओमान जा रहे हैं वो एक ही है, अरबी सीखें और ओमानियों को दोस्त बनाएं। हुँ, अरबी सीखें और ओमानियों को दोस्त बनाएं। अरबी सीख लेंगे, ओमानियों को दोस्त बना लेंगे, ओमान बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपके लिए। हाँ। लेकिन अगर आपने अरबी नहीं सीखी और आपने ओमानियों को दोस्त भी नहीं बनाया, बिज़नेस करना तो तो आप लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है वहाँ की। बस ये तो बस 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 हाँ, बस नॉन बस स्टार्टर है। वो आप समझिए कि मैं तो बस अब आ गया हूँ यहाँ पे, तो बस मैं हुँ, लोकल हूँ। हुँ, अपने आप को भूल जाइए आप अमेरिकन हैं, भूल जाइए आप पाकिस्तानी हैं, भूल जाइए आप क्या, मैं तो ओमानी हूँ भाई। हुँ, मैं तो ओमान में आ गया तो मैं ओमानी हूँ। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो थोड़ा आपको परेशान करेगी, लेकिन ये है हुँ, कि ब्यूरोक्रेसी कोई खतरनाक वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं है। हाँ, कोई आके आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे ज़रा पैसे तो दे दो तुम, मुझे ज़रा ये तो कर दो तुम। ऐसी रिश्वत नहीं वाली चीज़ मिलेगी, नहीं है। ऐसी हाँ, ऐसी नहीं मिलेगी। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इस तरह का सिचुएशन होगी, लेकिन ओवरऑल हुँ, जो अगर आप किसी डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर जाएँगे, तो वहाँ कोई इस हुँ, तरह की ऐसी बात कोई सिलसिला नहीं है। ये डेफिनिटली होता होगा कि कुछ लोग जो दूसरे बाहर के लोग मिलेंगे आपको, कि वो किसी को कहीं जानते हैं, किसी को कहीं जानते हैं, तो कोई हो सकता है किस तरह की बातें करता हो और वो लेता भी हुँ, हो। मैं उसकी तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन राइट। आपको हाँ, इनके अंदर जनरल लेवल कुछ पे नहीं तो मिलेगा। जैसे ऐसा हमारा नहीं होता। पाकिस्तान में नहीं होता, "आ जाओ हाँ, ज़रा बाहर तो आओ ज़रा, आओ।" हाँ, वो वहाँ तो वाली बहुत चीज़। कॉमन है। बिल्कुल। दूसरा है करेंसी पेग हुई हुई है यूएस डॉलर के साथ, ये रिस्क है। यानी अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है, तो हुँ, वैसे तो खरीदने के लिए बड़ा सस्ता हो जाएगा ओमानी रियाल। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो गिरती ही चली जाती है और डॉलर की पावर कम हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट इनकी करेंसी पे पड़ेगा। ना सिर्फ इन पे पड़ेगा, पूरे जीसीसी पे हुँ, पड़ेगा, क्योंकि करेंसी पैक हुई हुई है। तो ये भी एक रिस्क है जो आपको ध्यान में रखना रखना चाहिए कि अच्छा, दूसरा ऑयल पे डिपेंडेंस है अभी भी, तो ये भी एक फैक्टर है। इस वक्त जो सिचुएशन पूरी जीसीसी की है, वही ओमान की भी है। यूएई की कम है, क्योंकि काफी सिग्निफिकेंटली वो अपने आप को मूव कर चुके हैं। आई थिंक कोई 25% रिलायंस है पूरे यूएई की तेल के ऊपर, हुँ, जो कि काफी कम है। ठीक है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आ जाता है लेबर मार्केट कंस्ट्रेंट्स है कि वहां पे जो स्किल्ड लेबर है उस तरह की वो आपको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, बाहर से लोगों को लेकर आना पड़ेगा। वो हुँ, एक चैलेंज है वहां का, जो कि आपके ध्यान में होना चाहिए कि भाई लेबर मार्केट के कंस्ट्रेंट्स के किस तरह के हैं। फिर रेगुलेटरी एंड लीगल अनसर्टिनिटी भी एक फैक्टर है। जब चीजें चेंज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 2020 में इन्होंने सबको खोल दिया था, उन्होंने कहा था आओ कंपनियां खोलाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। बहुत सारे लोगों ने कंपनियां बनाई और वहां जाके लाइसेंस बेचने शुरू कर दिए। हाँ, ये तो बहुत हुआ है, दुबई में भी हाँ, बहुत हुआ होता है। है कि वो या हाँ, वहां पे लेके पहुंचे और वहां पे नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। हुँ, कंपनी वीजा लिया, ओमान पहुंचे और नौकरी ढूंढ रहे हैं हाँ, उस वीजे के ऊपर। तो अब उन्होंने वो बंद कर दिया। हुँ, उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा वीजा नहीं है, अब तो आप हमें प्रपोजल दीजिए, क्या आप हुँ, बिजनेस करेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, सिस्टम बना दिया उन्होंने उसका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब लोग जो आपको पुराने मिलेंगे वो सब रो रहे होंगे
वो कहेंगे यार पहले तो खुलवा दिया था हमने, इन्वेस्टमेंट कर दी ये वो। अब भाई अगर इस तरह की चीजें चेंज हो रही हैं तो फिर इम्पैक्ट तो आएगा इस चीज का। तो अगर आप सीधे सीधे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी ओमान में, लेकिन अगर आप थोड़े से टेढ़े होके जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और ओमान इज स्टिल इन अ लर्निंग फेज, तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं आपके लिए। फिर इन्वायरमेंटल क्लाइमेट रिस्क तो है उस जगह का, गर्मी तो बढ़ी रही है, तो अब बहुत कोशिश कर रहे हैं वेजिटेशन करने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं डैम्स बनाने की, कोशिश कर रहे हैं कि पानी को सेव किया जाए, क्योंकि पहाड़ हैं इनके एक तरफ, और जब बारिश होती है तो जो पहाड़ों से पानी है वो फिर शहर में आता है, मस्कत के अंदर आता है, तो उसको कोशिश करेंगे चैनलाइज कर सकें, वादीज बना सकें। तो ये एनवायरमेंटल एलिमेंट मौजूद है उनके पास। तो अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ अगर शदीद बारिश हो तो वो पानी में डूब जाती है, अभी भी ऐसी जगह है। लेकिन समझे 2020 से सही मानों में अर्बन प्लानिंग स्टार्ट हुई है इनकी। और मैं जानता हूँ हमारे रिलेटिव हैं जो कि वहाँ काम करते हैं अर्बन प्लानिंग के अंदर, तो उन्हें बताया कि पिछले 3-4 सालों के अंदर इन्होंने यूरोप से अर्बन प्लानर्स हायर किए इसकी प्लानिंग करने के लिए, राइट। पूरी। तो दे आर फोकसिंग ऑन दैट। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। अब आ जाते हैं मार्केट में कैसे एंटर होना है। या सिंपल सा प्रोसेस है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। इसका तो कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता आपको कि बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, नंबर 1। दूसरा ये कि आपको सोचने की जरूरत है कि मैं फ्री जोन जाऊं या मुझे वहां जाना खोलना है, क्या कहते हैं, मेनलैंड। मेनलैंड में जाना है। मेनलैंड में भी मैं जीरो से कंपनी बनाऊं या मेरे को ब्रांच ऑफिस खोलूं, इसकी भी टाइप्स होती है ना, कि हाँ। ब्रांच ऑफिस खोलें या एलसीसी खोलें। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि मैं मेरे लिए क्या लीगल सेटअप होगा। फिर उसके बाद ये कि अच्छी लोकल कंपनी ढूंढे जो बिजनेस सेटअप करती है वहां पे, ताकि आपके प्रोसेस को वो स्मूथ कर सके। बिजनेस सेटअप कंपनी और बिजनेस बिजनेस एडवाइजर जो है ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बिजनेस सेटअप कंपनी आपको ये नहीं बता सकती कि किस किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज आपको प्रॉब्ली कोई हाई लेवल एडवाइजरी तो दे सकती है कंपनी, लेकिन जो एवरेज कंपनीज होती हैं उनके पास ये डेटा मौजूद नहीं होता। तो मैं अभी भी लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि वो 2040 का विजन डॉक्यूमेंट पढ़ लें, उसको अपनी गाइड बुक समझें और उसकी बेसिस के ऊपर एंटर हो। ठीक है। राइट। अच्छा, ये है लोकल इन्वेस्टर सपोर्ट, इन्वेस्ट ओमान जैसे मैंने बताया, इजी इन्वेस्ट, मदाइन, इस तरह के इन्होंने इन्वेस्टर यूनिट्स बनाए हुए हैं, उनको लेवरेज करें, अप्रोच जरूर करें उनको, डिस्कशन जरूर करें उनसे, क्योंकि दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव। हम जा चुके हैं, मैं भी जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ लोगों से। मैं कुछ इन्वेस्टर्स को भी जानता हूँ जो अभी भी इन टच हैं थ्रू ईमेल उनके थ्रू। So they are very efficient, in responding back to your queries and stuff like that. So this is good. राइट। और उसके बाद ये कि स्टेजेस में मूव हो। ये अपनी किश्तियां जला के मैं कल जा रहा हूँ नहीं कीजिएगा भाई, ऑफ अल्लाह के कोर्स वास्ते, नॉट। हाँ। अल्लाह वो के तो वास्ते मत कीजिएगा वो ये। तो कहीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, वो तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपने हाँ हाँ, तो कुछ अपना लोग जो थे बैकअप वो ऑप्शन तो रखना हम तो होता है। डेडलाइन सेट कर लिया, हम इस तारीख को मूव कर जाएंगे। ओ भाई डेडलाइन नहीं सेट करो, पहले वो एक किश्ती बना लो, पूरी तैयार कर लो उसको, फिर आहिस्ता से मूव आउट करो। तो फेज एंट्री करें, स्टेजेस में करें। कभी भी अपनी ये पुराने कहते हैं ना किश्तियां मत जलाएं नई किश्तियां के चक्कर में, क्योंकि स्टिल अ न्यू कंट्री, स्टिल चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपको ऑन ग्राउंड जाके आइडिया होगा। तो ये है सिलसिला हमारा। जैसे मैंने पहले कहा था, ओमान इज ओपन फॉर बिजनेस in राइट। 2020, ये मैसेज है। गवर्नमेंट इज एक्टिवली सीकिंग एंड सपोर्टिंग इन्वेस्टर्स थ्रू दीज, मैंने पोर्टल बताया था आपको, थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट। एंटिटीज। हाँ। वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए। मैं अपने ब्रदर इन लॉ को लेके गया था। ब्रदर इन लॉ जो है वो पाकिस्तान में जो सैटेलाइट है ना, वो जो जितने चैनल्स नहीं होते, जी टीवी जी। चैनल्स जो होते हैं, तो उनकी जो सैटेलाइट सर्विस होती है, उसकी उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की है। तो उनको अर्थ स्टेशन चाहिए, एक अर्थ स्टेशन पाकिस्तान में भी उनके पास, वो चाह रहे थे कि ओमान में भी एक अर्थ स्टेशन बन जाए। तो वो जब वहां गए तो उन्होंने कहा यार इससे बड़ी जबरदस्त जगह है, या तो चीजें भी अच्छी हैं और सस्ता भी है, ये भी। तो अभी भी वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ओमान को इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे हमें दुकम में उन्होंने कहा कि यार ये आपका इतना एक्साइटिंग आइडिया है, हो सकता है गवर्नमेंट आपके साथ टाई अप कर ले इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को बड़ा माइलेज मिलेगा कि देखो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, हाँ। सैटेलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह का भी सिलसिला है कि गवर्नमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड के फाइंडिंग के कौन सी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट करूं लेके जाने के लिए। अच्छा, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस हैं, ग्रीन एनर्जी में जाइए, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कीजिए, लॉजिस्टिक पे देखिए, टूरिज्म देखिए, रियल एस्टेट देखिए और डिजिटल देखिए। राइट। ये 5 कैटेगरीज हैं जो कि वो हैं स्पेसिफिक के लिए। फिर इन्वेस्ट ओमान है, वहां पे आई थिंक आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारे सुल्तान है हितम बिन तारिक, और उन्होंने कहा है कि जी द पास्ट ईयर सॉ द लॉन्च ऑफ ओमान विजन 2040, द विजन ऑफ ऑल ओमानीज, एंड सेट देयर क्लियर पाथ टुवर्ड्स द फ्यूचर।
God willing, we will maintain this progress in the coming years in a manner that upgrades the quality and efficiency of services, offering them an opportunity to contribute to the development of the public service system that we wish to make a pillar of competitiveness. So Oman is in good hands. पिछले 5 सालों में 470 लॉज चेंज हुए हैं। हाँ, इसका मतलब इनका जो प्रोसेस है वो काफी एफिशिएंट होता जा रहा है ऐसा होता जा रहा है, बस डोंट एक्सपेक्ट, कंपेयर मत कीजिएगा दुबई के साथ। दुबई सुपर फास्ट, दुबई तो मैं कह रहा हूँ ना, पेरिस को शर्मिंदा कर दे, वो तो लंदन को शर्मिंदा कर दे दुबई। तो दुबई इज एक्सेप्शनल। तो ओमान इज डूइंग जो वो कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओमान इज नॉट, ओमान की एक तरह की वो है बदकिस्मती कि हम उसको कंपेयर करते हैं। हर कोई दुबई से कंपेयर करता है ना, हर उस रीजन के जितने भी शहर हैं या मुल्क हैं वो उनके लिए बेंचमार्क बन गया ना दुबई, तो हमेशा वो उसी से कंपैरिजन होता है। तो ज़बरदस्त। तो हुसैन भाई बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक में हम यही करेंगे कि आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने बिज़नेस सेटअप किया हुआ है और जो 20 साल से बिज़नेस रन कर रहे हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं जो ओमानीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे हैं, तो हम उनको बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट पे। हम उनसे उनका लर्निंग एक्सपीरियंस सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से चीज़ें वहाँ पे सेटअप की, क्या उनका एक्सपीरियंस है, किन चीज़ों को वो हमें बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ आसान है, ये चीज़ मुश्किल है, किन से आपने बचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स के लिए आप प्लीज़ ट्यून इन कीजिएगा नेक्स्ट वीक वाली पॉडकास्ट में, जिसमें हम गेस्ट को लेकर आएँगे वहाँ पे, जो आपको रियल जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं ओमान के, वो आपको बताएँगे बिज़नेस सेटअप और बिज़नेस रन करने के हवाले से। एक चीज मैं ऐड कर दूं, उनसे हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें थोड़ा सी बताइए कि पाकिस्तानियों को, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पे, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे पाकिस्तानियों को बचना चाहिए, उनको कनेक्ट नहीं करना चाहिए उन चीजों के साथ, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वक्त। क्योंकि एक बीइंग अ पाकिस्तानी आप प्राइस पे कर रहे हैं ऐसे लोगों की भी जो कि वो अच्छे लोग नहीं है वहां पे। तो अपने आप को हम कैसे पाकिस्तानी भी रखें और अपने आप को आइसोलेट भी करें उस चीज से, आई थिंक वो हमें उनके साथ पूछने की जरूरत है। और मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा, मेरी एक साहब से बातचीत चल रही है, वो सऊदी अरेबिया में होते हैं, इन्वेस्टर हैं और दुबई में इन्वेस्ट करते रहे हैं, टेलीकॉम से उनका ताल्लुक है। तो और इस वक्त वो जो सऊदी अरेबिया की मार्केट है रियल एस्टेट की, उसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा सा टाइम आप निकालिएगा, क्योंकि आप इनसाइडर हैं सऊदी अरेबिया के, काफी अरसे से हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आती हैं सऊदी अरेबिया की। तो मैं यही चाह रहा था कि बजाय इसके कि मैं कुछ इस पे अपनी रिसर्च करूं, बोलूं, मेरे ख्याल से हम उनको बुला लें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनें कि इस वक्त वो कहाँ खड़े हुए हैं बीइंग एन एक्सपर्ट, और वो किस तरह से उस मार्केट को देख रहे हैं। तो वो इनसाइट्स भी काफी यूजफुल होंगी। तो हम उसके बाद का सेशन जो है वो फिर हम प्लान कर सकते हैं उसके साथ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।